नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में। और हम चर्चा कर रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर। 2 क्लासें हमने पूरी कर ली है पॉलिटिकल थ्योरी में। दोनों क्लासों में हमने चर्चा की है कि राज्य किस प्रकार होना चाहिए, किस-किस विचारक ने राज्य को लेकर क्या-क्या कहा है, ठीक है? किताबों में क्या कहा है, अब किताबों में कहेगा, जिंदा तो है नहीं वो, 200-200 साल पुरानी बातें हैं, ठीक है? और अराजकतावादी जो थे तो वो तो प्राचीन काल से थे, जिंदा तो रहेंगे नहीं। तो उन्होंने कुछ लिखा है, उन्होंने कुछ कथन दिए हैं, कुछ किताबें लिखी है, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये उनके विचार थे और राज्य वास्तव में ऐसा होना चाहिए। अब अराजकतावादी जो लोग थे ना, पिछली क्लास में सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की है, लेकिन आज की क्लास आधुनिक उदारवाद को पढ़ना है ना, तो थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, इसलिए सुनना ध्यान से। अराजकतावादी जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए। किसने कहा? अराजकतावादियों ने कहा, ठीक है। एक विचारधारा थी उन लोगों की जिन्होंने कहा। अब ये विचारधारा प्राचीन काल से चली आ रही, कोई समय नहीं है इनका। ये लोग विरोध करते, कहते कि राज्य बुरा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनको दिक्कत एक चीज से और थी, ईश्वर। अब वास्तव में भगवान से दिक्कत नहीं थी इनको। ये कॉन्सेप्ट था ना वो, कि ईश्वर ने राजा को बनाया है, ईश्वर ने सरकार को बनाया है। तो हर एक पूरी दुनिया में देखो चल रही है, तो कहीं सरकार होगी, कहीं राजा होगा, तो इस तरह की प्रणालियां चल रही थी, ठीक है। तो इन्होंने उन चीजों को लेकर कहा है कि जब तक ईश्वर रहेगा ना, तब तक गुलाम रहेंगे। जब तक ईश्वर रहेगा तब तक गुलाम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इन विचारधारा ने, इस विचारधारा ने राजा को समाप्त करने की बात की, सरकार को समाप्त करने की बात की, और शासन करने वाले लोगों को समाप्त करने की बात की, ठीक है। इन्होंने शासन करना मतलब कि नकार ही दिया बिल्कुल, कि कोई भी लोगों के ऊपर शासन ना करे। किसके ऊपर शासन ना करें? लोगों के ऊपर। मतलब कि किसी राज्य में जो लोग रहते हैं ना, उनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए? तो इन लोगों ने इस चीज को भी समझा दिया कि जनता खुद ही खुद ही कर लेगी सब कुछ, ठीक है। जनता खुद ही कर लेगी सब कुछ आपको, और इससे शांति बनी रहेगी, प्रेम रहेगा, ठीक है। और जो भी उनकी जरूरतें होंगी ना, वो जरूरतें खुद पूरा कर लेगी। एक चीज और है, जरूरतें। ये चीजें हैं, हम आसान भाषा में समझ रहे हैं ना, आसान भाषा में। गाइड में ऐसे आसान शब्द नहीं मिलेंगे, उसमें थोड़े कठिन शब्द मिलेंगे, लेकिन जब उनको पढ़ोगे ना, तो इनसे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जनता खुद ही कर लेगी। अब यहाँ पे देखना, जो माइंड दिमाग लगाने वाली बात है ना, वो ये है, राजा का शासन खत्म किया गया, ठीक है। राजा शासन खत्म किया गया है। नहीं हुआ क्या खत्म? ये इंपॉर्टेंट कथन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही कथन एक चीज लेके आएगा हमारे सामने, वो है शास्त्रीय विचारधारा, जिसकी हमने पिछली क्लास में बात की थी। विचारधारा। अब आप कहोगे कैसे लेके आएगा, देखना। शासन खत्म हुआ है राजा का, हर जगह खत्म हुआ है, हर जगह खत्म हुआ है। भारत में देख लो आप, दुनिया में देख लो, किसी भी देश में देख लो, राजा को या तो मार दिया गया, या भगा दिया गया, या सारी शक्तियां छीन ली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो विचारधारा हमारे सामने निकल के आती है ना, वो विचारधारा शास्त्रीय विचारधारा और अराजकतावादी विचारधारा थी। इसमें क्या हुआ, कहाँ पे गया, लिखा ही नहीं हमने, अराजकता, अराजकता, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इस विचारधारा में ये तो कह दिया गया कि लोग, राजा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो राजा को खत्म कर दिया गया। उसके बाद लोग जो रहते थे ना, वो आपस में लड़ने लगे। तभी तो मैकियावेली ने द प्रिंस बुक में क्या कहा था, इटली का था वो, ठीक है। उसमें कहा था कि एक संप्रभु राजा होना चाहिए, जिसके पास सारी शक्तियां होनी चाहिए, ताकि वो एक राज्य को इकट्ठा तो रख सके ना। अब इन्होंने बात तो कर दी, राजा नहीं होना चाहिए, समझना, अराजकतावादियों ने। और बात इंपॉर्टेंट हो भी गई, ठीक है, विचारधारा काम भी कर गई इनकी। और ये देखो, पहले जो राज्य था ना,
ठीक है, इन्होंने कहा राज्य नहीं होना चाहिए, हमने खत्म कर दिया राज्य, ये नहीं है। पहले जो लोग रह रहे थे ना, ये नहीं राज्य। अब इनको पता नहीं इनकी सीमा कौन सी है। ठीक है, दूसरी चीज, इन्होंने कहा कोई शासन करने वाला नहीं होना चाहिए। मान लो कि एक व्यक्ति है जो शासन कर रहा है, हमने इसको हटा दिया और इसको भी पावर खत्म कर दी इसकी। अब देखो यही लोग हैं, कोई राज्य नहीं, कोई सीमा नहीं। अब देखो लोग आपस में ही लड़ने लगे, ये इनसे लड़ रहे हैं, ये इनसे लड़ रहे हैं, ये इनसे लड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? अब कभी भी व्यक्ति एक समान सोच सकते हैं क्या? अब मान लो कि इस व्यक्ति को यहाँ पे जमीन चाहिए, इसको भी यहाँ पे जमीन चाहिए, आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, तो इनके ऊपर कोई वैसा तो चाहिए ना, ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो इनको समझा सके। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो फिर इनका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसका फेल होने के बाद नई विचारधारा जो हमारे सामने निकल कर आएगी वो शास्त्रीय विचारधारा, जिसकी हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। ठीक है, इसी विचारधारा से समझना। अब ये विचारधारा क्या कहती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि आधुनिक विचारधारा में मतलब कि इसको पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा करते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा ना, कमेंट डालना। पिछली क्लास में हमने देखा था, इनका एक कथन था कि जब तक ईश्वर रहेगा तब तक गुलाम रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग सोचते थे कि ईश्वर का नाम ले लेकर ये लोग मूर्ख बना रहे हैं जनता को। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा ये थी। अब देखना है शास्त्रीय, समझना है यहाँ पे शास्त्रीय विचारधारा। शास्त्रीय विचारधारा में हमने जॉन लॉक की बात की, बेंथम की बात की। बेंथम ने क्या कहा था? बेंथम ने कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मतलब कि योग्यता। अब पहली बार हम इस शब्द का यूज कर रहे हैं तीसरी क्लास में, क्योंकि पहले इसका यूज करना नहीं था हमको, अब करना है। योग्यता, ध्यान से समझना इस चीज को, योग्यता क्या होती है। बेंथम ने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, एक विचारक था बेंथम, उसने कहा था। उसी को लेकर महात्मा गांधी ने बाद में कह दिया कि सभी को, सभी व्यक्तियों का, सभी का सुख, मतलब सभी के सुख की बात कर दी थी महात्मा गांधी ने। कहा कि अधिकतम व्यक्तियों को देंगे तो जो बच्चे हुए वो लोग वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझना योग्यता क्या होती है। मान लो कि ये क्षेत्र है, ठीक है, कोई एरिया है जहाँ पे रेस हो रही है, रेस हो रही है। ठीक है, इसमें शामिल हुए 10 लोग, 10, 10 और 10। अब हमारे 4 कैटेगरी है ना, ओबीसी, जनरल, ठीक है, और एसटी और एससी, चारों हो गई। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 10, 10 सभी व्यक्तियों के मतलब कि ले लिए कि 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे योग्यता की बात करते हैं ना शास्त्रीय विचारधारा में, तो क्या होता है यहाँ पे कि सभी को दौड़ाया जाएगा साथ में। 10 यहाँ से, 10 तो 40 को दौड़ाया जाएगा साथ में। अब यहाँ पे जिसके पास योग्यता होगी ना, जिसके पास योग्यता होगी ना, ठीक है, वो जीतेगा। अब हो सकता है कि 40 में से 10 को इनाम दिया जाएगा। कितना को? 10 को इनाम दिया जाएगा। अब मान लो कि दौड़ने वाले ओबीसी के 9 जीत जाते हैं। ठीक है, ओबीसी के दौड़ने वाले कितने जीत जाते हैं? 9। तो क्या होगा कि 9 के 9 को इनाम दिया जाएगा और बाकी बचे 31। उनमें से मान लो कि एक व्यक्ति एसटी एससी का जीत जाता है, तो कितने हो गए? 10। इनको चाहिए कितने थे? 10। तो ये हो गया योग्यता के आधार पर चुनाव, योग्यता के। अब मुझे बताओ इसमें क्या सभी जातियों को मिल गया क्या? सभी जातियों को मिल गया क्या? नहीं मिला। किसको मिला? ओबीसी को मिल गया और एक एसटी को मिल गया, बाकी 2 जातियां तो अछूती रह गई। तो इन लोगों ने जो बात की ना, वो आरक्षण को विरोध में बात की। अब अगर आधुनिक विचारधारा की हम बात करेंगे ना, किसकी? आधुनिक विचारधारा की, समझना है इसको। तो ये इस कॉन्सेप्ट को गलत ठहरा देगी। ठीक है, ये इसको गलत ठहरा देगी। आधुनिक उदारवाद कह सकते हो आप। ठीक है, आधुनिक विचारधारा इस कॉन्सेप्ट को ये गलत ठहरा देगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपने दो को तो समान माना ही नहीं ना, दो के साथ तो आपने अन्याय कर दिया। अन्याय शब्द, इसके साथ अन्याय कर दिया, जनरल के साथ अन्याय कर दिया आपने, एससी के साथ अन्याय कर दिया। क्यों? क्योंकि इनमें से तो एक ही व्यक्ति नहीं जीता ना, इनमें से तो जीतना था ना। तो ये क्या करेगी कि व्यवस्था करेगी किस चीज की? इस चीज की कि 10 में से 3 तो ओबीसी के जीतने ही चाहिए, 3 जनरल के जीतने ही चाहिए। ठीक है, और 2 2 ये होना ही चाहिए। ठीक है, अब इनका जनसंख्या के आधार पर बंटवारा कर दिया जाएगा। कैसे?
जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होगी ना उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसकी सीटें ज़्यादा कर दी जाएगी यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ कि ये मान लो कि यही लोग हैं, अब वापस दौड़ाते हैं इनको, 40 टोटल हो गए ना, अब वापस दौड़ेंगे। अब देखना 10 यहाँ से दौड़ेंगे, 10 10 और 10, ठीक है। पहले 40 एक साथ गई, कोई मतलब कि जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, ठीक है। जो जीतेगा वो जीत जाएगा। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी जाति का है, लेकिन यहाँ पे कौन सी कास्ट का है, मतलब ठीक है। यहाँ पे देखना आप, अब यहाँ पे जरूरी हो गया कि 3 तो यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गई आरक्षण की बात। अब 10 दौड़ेंगे ना, मान लो भले ही 10 के 10 ताकतवर है, किससे, बाकी बचे 30 से, लेकिन इनमें से 3 को ही लेना है, 7 को नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से भी लेना पड़ेगा। समझ रहे हो चीज को? तो ये हो गई आरक्षण की बात। और योग्यता की बात कौन सी, कि जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रेस में दौड़ गया ना, जो जीत गया वही, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो, ठीक है। तो शास्त्रीय विचारधारा ने जो बात की ना, वो किसकी बात की, योग्यता की। और आधुनिक विचारधारा ने जो बात की, वो किसकी बात की, आरक्षण की। अब आपके सामने दोनों चीजें हैं, व्यवस्था कौन सी अच्छी है, ये अच्छी है या ये अच्छी है, ठीक है, ये। अब यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आता है, वो ये आता है, और संविधान में आपने सुना भी होगा, कौन सा वाला, कि स्वतंत्रता अगर जरूरी है ना, स्वतंत्रता तो इक्वल कभी नहीं हो सकती, किसके, समानता के, समानता के नहीं हो सकती है। जब योग्यता की बात करेंगे ना हम, समझना, जब योग्यता की बात की, इन्होंने किसकी बात की, स्वतंत्रता की बात की। क्यों बात, किससे बात की, शास्त्रीय विचारधारा को हम उदारवाद भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं क्या, उदारवाद, समझना, उदारवाद, इसी का तो अर्थ होता है स्वतंत्रता। अब समझ में आ रहा है ना, उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता, ठीक है। अब स्वतंत्रता, अगर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है, आपके पास 1000 रुपए है, जो कि सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है आपके आसपास जितने भी घर है। अब वो 1000 रुपए का आप अपने हिसाब से कैसे भी यूज कीजिए, ठीक है। आपके पास योग्यता है, आप कैसे भी यूज कीजिए, आपके ऊपर है। ये कौन कहता है, ये कहती है ये शास्त्रीय विचारधारा। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र है, आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, आप जो इच्छा आप करो, और जब तक कि आप कोई गलत कार्य ना करो, ठीक है। जब तक, ये छूट कब कब तक देते हैं, ये जब तक ही देते हैं जब तक कि आप कोई गलत कार्य ना करो। जब तक आप सही कर रहे हो ना, आप करते रहो, चाहे आप अपने लाभ के लिए कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये बात कौन करती है, ये करती है। लेकिन यही 1000 रुपए की बात हम इस विचारधारा में करेंगे ना, आधुनिक विचारधारा में, तो ये लोग कहेंगे कि आपके पास 1000 रुपए है ना, तो सरकार आपसे टैक्स लेगी, कितना भी ले सकती है। अभी 28% ले रही है, ठीक है, 28% की क्यों लेगी, ताकि जो दबे कुचले लोग हैं ना, जो आपके पड़ोस में जो गरीब लोग हैं, उनको दिया जा सके टैक्स, ठीक है, उन लोगों को दिया जा सके। तो 1000 रुपए से आपको टैक्स लेगी, लेकिन यहाँ पे इसको खत्म कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति को होगा, ठीक है। हो सकता है कि सरकार सुरक्षा के लिए आपसे टैक्स ले सके, कि सुरक्षा कर रही है, सड़कें बना रही है, तो हो सकता है कि सड़कों के लिए टैक्स ले सके, लेकिन वो मिनिमम टैक्स होगा, बिल्कुल मिनिमम, मिनिमम टैक्स बिल्कुल कम होगा। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स लेगी ना सरकार, वो दूसरों की मदद के लिए टैक्स लेगी, दूसरे लोगों की मदद के लिए। और दूसरे लोगों की मदद कैसे करेगी, उसका भी उन्होंने कर दिया आरक्षण के माध्यम से। तो अब यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, अब बताओ कि ये सही है या वो सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको समझ लेना आप, और लिखना चाहो ना तो शास्त्रीय विचारधारा और आधुनिक विचारधारा दोनों तरफ। और ये योग्यता की बात करते हैं, ये आरक्षण की बात करते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये स्वतंत्रता प्लस समानता की बात करते हैं, समझ रहे हो ना। अब ये चलो, ये नहीं समझा ना अभी तक, मैं समझाता हूँ। देखना, जहां स्वतंत्रता होगी ना, वहां समानता नहीं होगी। जहां प्योर स्वतंत्रता होगी, प्योर मतलब कि पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। अब मुझे बताओ कि स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र स्वतंत्र है, 10 सीटें हैं, 10 सीटों पे 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिए और एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब 10 में से मान लो कि जो टॉप थे ना, वो एक ही जाति के निकले, ठीक है, कोई भी जाति मान लो, एक ही जाति के 10 थे। अब आधुनिक विचारधारा क्या 10 को पास कर देगी, क्या नहीं करेगी, वो हर जाति से एक दो उठाएगी। लेकिन शास्त्रीय विचारधारा उन सबको पास कर देगी। तो मुझे बताओ कि इसमें स्वतंत्रता
मतलब कि कॉन्सेप्ट कैसे सामने आया। 10 व्यक्ति को जो पास किया जा रहा है ना, तो स्वतंत्र रूप से पास किया जा रहा है कि उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। हस्तक्षेप मतलब समझ रहे हो ना। देखो 10 ये है, 10 ये है, ये तो विचारधारा ये वाली, ये विचारधारा ये वाली। अब जब तक स्वतंत्र है ना, तब तक सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ना, अहस्तक्षेपवादी राज्य। अहस्तक्षेपवादी राज्य मतलब कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ही तो कहा है कि राज्य होना चाहिए, लेकिन एक बुराई के रूप में होना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के इन्होंने भी राज्य को कह दिया कि अ, राज्य व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो इन्होंने योग्यता पर बल दिया, इन्होंने आधुनिक विचारधारा पर बल दिया। क्वेश्चन यही उठेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं उठेगा। या तो कथन पूछे जाएंगे, किसने क्या कथन दिया है वो गाइडों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी यही पूछेंगे कि आरक्षण की बात किसने की, किस विचारधारा ने की, तो आधुनिक विचारधारा ने की। क्या शास्त्रीय विचारधारा ने आरक्षण की बात की? नहीं की। क्यों? क्योंकि इन्होंने व्यक्ति को स्वतंत्र मान लिया है, बिल्कुल ही स्वतंत्र माना है इन्होंने। कैसे स्वतंत्र माना है कि राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और राज्य आरक्षण दे देगा तो जो लोग होशियार है वो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आधुनिक विचारधारा कहती है कि जो लोग दबे कुचले रहे हैं, जो सालों से दबे कुचले रहे ना लोग, सालों से, जिनको कोई अधिकार ही नहीं मिले ऊपर उठने का, जिनको जंगलों में फेंक दिया गया। ठीक है, और सिर्फ भारत की बात नहीं है, जापान कितना सक्षम देश है, वहां पे किसानों की इतनी हालतें खराब कर दी थी ना, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो अभी कितना सक्षम देश है वो जापान। ठीक है, और जब उसको बम गिरा दिए थे वहां पे, परमाणु से वार कर दिया था अमेरिका के द्वारा, उसके बाद वो कितनी कितनी ताकत, मतलब कि कितनी तेजी से उठा वापस। ऐसा देश, ठीक है जापान, वो भी इस तरह के पीड़ित लोगों से परेशान था, मतलब कि इस पीड़ा से परेशान था। तो आप सोचिए कि उन लोगों के लिए इन विचारधारा का सोचना कोई बुरा थोड़ी है क्या, आरक्षण की बात करना। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ रहे हो कि सही गलत बता रहे होंगे ना आप। अब देखना आप, यही विचारधारा है और इसका समय जो चल रहा है वो 18वीं से, लिखा होगा हमने कहीं, नहीं लिखा है, 18वीं से 17वीं से 18वीं, 18वीं। अब आपके दिमाग में सारी चीज बैठ जाएगी, फिट बैठ जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत भी छूट रहा होगा ना, देखना। इसके बाद विचारधारा आई आधुनिक विचारधारा। अराजकतावादियों ने क्या किया, राज्य को खत्म करवा दिया कि नहीं होना चाहिए राज्य वाज्य, कुछ नहीं चाहिए सरकार, हमें तो लोग चाहिए देश के अंदर, शांति से रह लेंगे। आपके जैसा राजा होगा, आपके जैसी सरकार होगी ना, तो लोगों को जीने देगी क्या? एक दिन धर्म के नाम पर लड़वाएगी, दूसरे दिन अ, रोटी के टुकड़े फेंकेगी और कहेगी लूट लो। ठीक है, लोग दौड़ेंगे भीड़ बनकर और आधे तो मर जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इस तरह का राज्य नहीं चाहिए, लोग अपनी जरूरतें खुद ही पूरी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह की बात कौन कर रहे हैं? अराजकतावादी वाले। ठीक है, उन्होंने तो ईश्वर को भी कह दिया कि जब तो ईश्वर रहेगा गुलाम रहेंगे, इस तरह की विचारधारा थी उनकी। उसके बाद शास्त्रीय विचारधारा हमारे सामने आती। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, राज्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे, तो लेकिन होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि उसको इतने ज़्यादा अधिकार दे दी जाए। होगा, ठीक है, छोटा मोटा काम कर लेगा, हमारी रक्षा कर लेगा, सड़कें अड़कें बनवा देगा, पानी की व्यवस्था कर देगा। ठीक है, लेकिन रोजगार देने की बात आएगी तो वो पूंजीपति वर्ग देगा। ठीक है, और स्वास्थ्य की बात आएगी तो अस्पताल बनवा देंगे लोग, जो अमीर लोग हैं वो बनवा देंगे गरीबों के लिए, और पैसे दो इलाज कराओ, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। कौन कह रहे हैं ये शास्त्रीय विचारधारा के लोग कह रहे हैं। तो आप समझना कि अराजकतावादियों ने राजा का शासन खत्म कर दिया, सरकार का शासन करता खत्म कर दिया। इन लोगों ने छोटे मोटे रूप में उस शासन को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन स्वतंत्रता किसको दी? व्यक्तियों को दी कि व्यक्ति जो चाहे कर सकते हैं, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो राजा का शासन खत्म किया, इन्होंने थोड़ा सा उसको वापस शुरू किया, इन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया। यहाँ पे राज्य को क्या दे दिया, मतलब कि थोड़ा पावर दे दी, शक्तियां दे दी। ठीक है, कैसी शक्तियां? इन्होंने व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना, इन्होंने राज्य और व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना कि इन्होंने राजा को खत्म किया, इन्होंने हल्का फुल्का राजा वापस लेके आए, ये उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हो ना। अब अपने हिसाब से लिखना आप, एक तरफ लिखना अराजकतावादी, बीच बीच में लिखना शास्त्रीय विचारधारा और आधुनिक विचारधारा, कोष्टक में लिखना अराजकतावादी उदारवाद, शास्त्रीय विचारधारा उदारवाद, आधुनिक विचारधारा उदारवाद। ठीक है, उसके बाद लिखना
उन्होंने क्या बात की, स्वतंत्रता की बात की, ठीक है, योग्यता की बात की। इन्होंने भी स्वतंत्रता की बात की, योग्यता की बात की। इन्होंने राज्य नहीं होना कहा, इन्होंने राज्य होना चाहिए लेकिन आवश्यक बुराई के रूप में। फिर आगे लिखना कौन सा, कि आधुनिक विचारधारा के लोगों ने क्या कहा। इन्होंने नकारात्मक राज्य की बात की, इन्होंने सकारात्मक राज्य की बात की, ठीक है। इन्होंने कहा आरक्षण नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा आरक्षण होना चाहिए। इन्होंने कहा स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन्होंने कहा स्वतंत्रता प्लस समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार अपने हिसाब से लिखो आप, के देखते हैं कि लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, कोशिश करना लिखने की। अब आगे देखते हैं। देखो, ये तो अपने हिसाब से हमने समझ लिया। अब गाइड में क्या लिखा हुआ है आधुनिक विचारधारा को लेकर, थोड़ा उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। इसमें है कि 19वीं और 20वीं सदी में राज्य की नकारात्मक भूमिका के स्थान पर सकारात्मक भूमिका को बल दिया गया। हमने देखा था ना कि शास्त्रीय विचारधारा में राज्य को लेकर नकारात्मक भूमिका बना दी गई। नकारात्मक क्यों बना दी गई है, ठीक है, नकारात्मक क्यों बना दी गई। राज्य के मतलब कि हावी था कौन, पूंजीपति वर्ग, किसके ऊपर, राज्य के ऊपर। एआईसी कंपनी का भारत में आना और राज्य करना और शासन करने लग जाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कितना ताकतवर हो रहा था पूंजीपति वर्ग, और इन लोगों को प्रभावित कर दिया, ठीक है। तो राज्य के विरुद्ध योग्यता पर बल दिया गया कि जो व्यक्ति योग्य होगा वो अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने लगेगा, ठीक है, इस विचारधारा में। लेकिन 20वीं 19वीं और 20वीं में पूंजीपति वर्ग ने इतना शोषण कर दिया, इतना शोषण करने लग गए ना। एक बार इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं इसको। पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग से मतलब सीधा है, हाँ, जिनके पास पावर है वो व्यक्ति, ठीक है, पावर है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा, यही बात कही इन्होंने कि जो व्यक्ति जो करना चाहे ना करे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे श्रमिक वर्ग का उदय होना, श्रमिक वर्ग का उदय होना, और इन श्रमिकों का भाग भाग के फैक्ट्रियों में चले जाना, ठीक है। गए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, मौज की, ठीक है, मस्त रहे, पैसे कमाए, सारी चीजें की। जब भी फैक्ट्री को नुकसान होता, शोषण सबसे ज्यादा इनका होता। जब भी फैक्ट्री को नुकसान होता, जब नुकसान ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है, नुकसान ज्यादा बढ़ने लगा, और जब फैक्ट्रियां लाभ के लिए कार्य करने लगी, लाभ के लिए कार्य, और सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं, जितनी भी सुविधाएं दी गई, अस्पताल बनाए गए, ठीक है, लोगों के लिए, हाँ, अस्पताल बनाए गए, फैक्ट्रियां बनाई गई, ठीक है, उनके लिए मिलें बनाई गई, प्रोडक्शन के लिए, उनका कच्चा माल तैयार करने के लिए पक्की पक्के माल बनाने के लिए मशीनें बनाई गई, ठीक है, कपड़े के लिए मशीनें अलग बनाई गई। तो जितनी भी चीजें की ना, पहले तो थोड़ा बहुत श्रमिकों को मिल रहा था, ठीक है, उनकी भलाई देखी जा रही थी। बाद में लाभ के लिए कार्य कंपनी के द्वारा, अपने खुद के लाभ के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ठीक है। किसका हो रहा है कि असमानता का व्यवहार हो रहा है, किनके साथ, मजदूर वर्ग के साथ। यहीं से मार्क्सवाद आता है हमारे सामने, यहीं से प्रभावित होता है, यहीं से प्रभावित होता है। अराजकतावादियों ने कहा क्या, राज्य नहीं होना चाहिए ना, मार्क्सवाद ने कह दिया राज्य को खत्म ही कर देना चाहिए। अराजकतावादियों ने कहा कि राज्य का नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। मार्क्सवाद ने कहा कि क्रांति करके राज्य को खत्म कर देना चाहिए। साम्यवाद हमारे सामने लेकर आना चाहिए, जिसमें सब समान है, कोई नहीं, जिसको चाहिए, ठीक है, वो ले लेगा, जिसको चाहिए वो उससे ले लेगा, ठीक है, लेकिन राज्य नहीं होना चाहिए। किसने कहा, मार्क्सवाद ने कहा, ठीक है। उसको आगे पढ़ेंगे, आएगा वो, तो यहाँ पे समझना। शुरुआत में तो ठीक चल रहा था, श्रमिक वर्ग का जो मतलब कि असमानता का व्यवहार होना, जो उनका शोषण हुआ ना, उस शोषण ने कहीं ना कहीं फिर से राज्य को सामने लाने की बात करने लगा, ठीक है, श्रमिक वर्ग। और जो भी विचारधारा के लोग आ रहे हैं ना, ये आधुनिक विचारधारा के लोग, ये इसी शोषण से उठ उठ के आ रहे हैं, इनके सामने सारी चीजें हो रही है, तो इसी को देख के आ रहे हैं कि सिर्फ अगर योग्यता पे बात करेंगे ना, योग्यता पे ही बात करेंगे ना हम, तो उसके बाद लोगों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, कौन सुनेगा उनकी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि राज्य होना चाहिए और राज्य को पावर मिलनी चाहिए। कैसी पावर, ठीक है, ताकि इन लोगों को इन लोगों को कंपटीशन में डाल सके। अब समझना है इसको,
आज बीएसएनएल कंपनी है, ठीक है, बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क कंपनी, ठीक है, और एक है एयरटेल कंपनी। अब अगर बीएसएनएल को खत्म कर दी जाएगी ना तो एयरटेल वाले अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन अगर बीएसएनएल के हाथ में पावर दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एयरटेल अपनी रेटें जैसे ही बढ़ाएगा ना, तो बीएसएनएल तो सरकार के हाथ में है, तो वो बीएसएनएल की रेटें घटा देंगे, तो सारे लोग किस एयरटेल छोड़ के कहाँ पे जाएंगे, बीएसएनएल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा रखेगी बीएसएनएल, ठीक है। अगर एयरटेल वाले अगर रेट ज्यादा बढ़ाएंगे तो लोग भाग के बीएसएनएल में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज से समझना इस चीज को कि बीएसएनएल जब तक मौजूद है ना तब तक दूसरी सारी कंपनियां थोड़ा उनके लिए कंपटीशन रहेगा, तो थोड़ी वो हैसियत में रहेगी चीजें, ठीक है। अब जैसे ही बीएसएनएल खत्म होने लगा था ना इस देश में, तो क्या हो रहा था, रेटें बढ़ गई थी, ठीक है, भाव बढ़ गए थे, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी, रोज ये नए नए रिचार्ज बढ़ा रहे थे, ठीक है। आप सोचिए कि इस देश में मूल अधिकार है हमारे, और 100 रुपए वाला एयरटेल का बल्ब की बात करने का तल्किंग पे खत्म कर दिया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वापस को शुरू किया जाता है, तो वो सारी चीजें हमारे सामने है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कल्याणकारी राज्य की बात कर ली। तो यहाँ पे एक सकारात्मक विचारधारा हमारे सामने आती है, सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा, ठीक है। ये थी नकारात्मक। अब समझ गए ना नकारात्मक सकारात्मक क्या होती है। सकारात्मक जहाँ पे सरकार भी कार्य करे, किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है, सरकार की भूमिका होनी चाहिए उसमें उसको। अब नेक्स्ट लाइन है इसमें, अ, आगे चलकर आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में विकसित हुआ। कल्याणकारी राज्य समझ गए आप। कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्क बिशप ने किया था, ठीक है, आर्क बिशप नाम था, लिख लेना, आर्क बिशप सबसे पहले बात की थी उसने, ठीक है, कल्याणकारी। इसमें जो प्रमुख उदारवादी थे ना उनको लिखना, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, टी एच ग्रीन, एल टी होबाउस, एच जे लास्की, आर एम मैकाइवर, बार्कर, किन्स, टोनी एंड एच कोल, ठीक है। किन्स अलग है, टोनी अलग है। और इसमें आगे देखना आप, ये लिख लेना विचारक जो भी थे। आधुनिक उदारवाद वर्ग हितों के बीच आंशिक सामंजस्य स्थापित करता है। आधुनिक उदारवाद, ठीक है, कैसा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक, ठीक है, सामाजिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक, तीनों चीजों पर किसने कहा, आधुनिक विचारधारा के लोगों ने कहा कि ये चीजें सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये चीजें सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कौन सी, स्वास्थ्य और रोजगार और ये मतलब सामाजिकरण, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आधुनिक विचारधारा के लोगों ने कह दिया कि ये चीजें सरकार के हाथ में होनी चाहिए। इनको पता चल गया ना कि स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कौन, ये पूंजीपति लोग, कहाँ पे गया पूंजीपति वर्ग, ये लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको अपने लाभ के लिए कार्य करना है, लोगों की इनको क्या पड़ी है। अब अस्पताल बना देंगे, उनको अपना खर्चा निकालना पड़ेगा ना हॉस्पिटल का, तो वो स्वास्थ्य इलाज तो करेंगे, लेकिन कितने महंगे इलाज होंगे, क्या लोग चुका पाएंगे क्या पैसे, और अगर इलाज में ही चुका देंगे तो फिर खाएंगे क्या, ठीक है। तो वो चीजें हैं इनके सामने। अब नेक्स्ट लाइन देखना, इसमें लिखा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य सत्ता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इन्होंने ये बात कह दी, देखो, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बस राज्य को तो ये करता है कि जो असमानता है ना उनको समान मतलब खत्म करने की कोशिश करता है। असमानता कैसी, अब मान लो कि हो सकता है कि एक ग्रुप के अंदर एक ही जाति के 10 लोग होशियार है, लेकिन जिन जातियों को हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से दबा के रखा गया, क्या उनको ऊपर उठने का हक नहीं है क्या, बिल्कुल हक है। तो हाँ, हो सकता है कि उनका थोड़ा मतलब उनके साथ असमान व्यवहार हो, लेकिन उन दबे कुचले लोगों को भी तो ऊपर उठाने का काम राज्य का ही है ना, तो इसलिए आरक्षण की व्यवस्था करना सही है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि उदारवाद की आलोचना हुई है, तो राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। इन्होंने कहा नहीं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो इन्होंने कह दिया कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, ठीक है। दूसरी लाइन, राज्य स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता है। इन्होंने कह दिया कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता। अब इन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्रता है ना तो योग्यता है। अब अगर आप आरक्षण दोगे ना तो स्वतंत्रता खत्म समाप्त करोगे। तो यही चीज ये कह रहे हैं कि किसी को, किसी गरीब की मदद करना, ठीक है, किसी दबे कुचले की मदद करना, और एक
सीट उसको भी दे देना, ठीक है। तो वो कोई असमानता नहीं हो गई है, उनको ऊपर उठाने के लिए राज्य को कार्य करना पड़ेगा, तो ये कोई असमानता नहीं है। तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता प्लस समानता की बात की गई है, प्लस समानता, स्वतंत्रता प्लस समानता। और समझना इस चीज को कि दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। जहां पे स्वतंत्रता होगी ना वहां पे समानता नहीं हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करेगा ना, तो कोई ना कोई पीछे छूटेगा। लेकिन हमारे संविधान में इनको बराबर माना गया है। क्यों? क्योंकि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें जो लोग नीचे दबे हुए लोग हैं ना, जो मतलब बरसों से गरीबी झेल रहे हैं, बरसों से असमानताएं झेल रहे हैं, जैसे महिला वर्ग हो गया। महिला वर्ग में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में ऐसे कोई कानून ही नहीं बने, ऐसी व्यवस्था ही नहीं हुई जिसमें महिलाओं को ऊपर उठाया गया हो। तो आज जो महिलाओं के साथ आरक्षण दिया जा रहा है, किया जा रहा है, तो गलत थोड़ी है क्या? कि हजारों सालों से वो महिलाएं दबी कुचली थी, ठीक है, उनको आज ऊपर उठाया जा रहा है, तो कोई गलत थोड़ी है क्या उसमें, ठीक है। तो वो समानता है एक राज्य की तरफ से, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। सती प्रथा देखना, आपको भी नेट पर सर्च करना, सती प्रथा क्या होती है। एक महिला को मतलब कि भांग पिलाई जाती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, फिर चिता पे लटा के उसको जला दिया जाता है, ये सती प्रथा थी। और ये जबरदस्ती हो रहा था, ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी से हो रहा था। मान लो कि 100 केस हुए ना, ऐसे 100 केस, तो एक या दो में उसकी मर्जी हो सकती है, 98 केसों में कोई मर्जी नहीं थी उसकी। भांग पिलाई जाती है, पागल बना दिया जाता है बिल्कुल नशा करवा के, ठीक है। उसके बाद ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, फिर चिता पे लटा दिया जाता है, फिर घी पिलाया जाता है, फिर जला दिया जाता है, ताकि उसको दर्द ना हो। क्यों किया जाता है? कि ताकि उसको दर्द ना हो। तो ये चीजें हमारे सामने हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है। तो आज महिलाओं की स्थिति सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन महिलाएं भी गलत फायदा उठा लेती है ना इसका, तो फिर वो गलत चीज है। क्योंकि अगर ज्यादा गलत फायदा उठाने लगेगी ना, तो फिर क्या होगा, फिर इनके खिलाफ भी कानून बनने लग जाएंगे कि इस प्रकार नहीं, इस प्रकार किया तो फिर नहीं होगा। तो आप खुद ही जिम्मेदार बन जाओगे किस चीज के, जब आप कुछ गलत करोगे, ठीक है, तो आपके खिलाफ कानून बनने लग जाएंगे। जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा था ना, तो उनके लिए कानून बन रहे थे। अब महिलाएं अगर गलत करेगी तो उनके खिलाफ कानून बनेंगे, तो ये तो चलता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझना आप आधुनिक विचारधारा को। अब आगे देखते हैं। तीसरा है खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लिए हानिप्रद। खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लिए हानिप्रद, यही चीज है जो हमने आरक्षण को लेकर समझी कि खुली प्रतियोगिता। खुली खुली मतलब कि जाति वातियाँ छोड़ो, साइड में रखो, 40 लोग दौड़ा दो, जो जीतेगा बाद में डिसाइड करेंगे कितने जाति के कितने जीते, ठीक है। अब मान लो 40-50 लोगों को दौड़ा दिया आपने, दौड़ा दिया और जीतना है 10 को, 10 जीत गए। अब मान लो कि 10 के 10 एसटी के, ठीक है। अब 3 जातियों में से तो एक भी नहीं जीते ना, तो ये तो होगी खुली प्रतियोगिता, जिसमें 10 के 10। लेकिन वो 3 के भी तो जीतने चाहिए थे ना कहीं। अगर आपने वर्गों में बांटा, या तो आप जातियों में बांटते ही नहीं पहले, ठीक है, या तो आप जातियों में बांटते ही ना, आपने जातियों में बांट दिया। उसके बाद 3 जातियां तो बाहर हो गई, एक जाति चल ही रही है, ठीक है। तो उसके लिए यही खुली प्रतियोगिता हो गई कि एक जाति जीत रही है ना, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी जातियों में समानता होनी चाहिए। तो यही समानता होती है। तो खुली प्रतियोगिता मतलब कि खुला बाजार, ठीक है। तो ये लोग तो खुला बाजार का समर्थन करते हैं, ये लोग बाजार प्लस सरकार, ठीक है, दोनों का समर्थन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सरकार और समानता दोनों चलती है, यहाँ पे सिर्फ योग्यता चलती है, सरकार नहीं चलती है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद पूंजीपति वर्ग का दर्शन। पूंजीपति वर्ग का दर्शन यही है असमानता, ठीक है। जो अमीर होगा अमीर होता जाएगा, जो गरीब है गरीब होता जाएगा, ठीक है। और लास्ट है इसमें सामाजिक परिवर्तन का गलत सिद्धांत। मतलब कि समाज तेजी से बदलता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का गलत सिद्धांत, ठीक है, समाज तेजी से बदलता है, ये चीज है। अब हम कुछ विचारकों को देख लेते हैं, ठीक है, किसने क्या कहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। स्टुअर्ट मिल, एक व्यक्ति था स्टुअर्ट मिल, ठीक है। इसने बात की, इसकी एक बुक थी ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी इसकी बुक थी। इसमें देखना, इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है, ठीक है। कैसे? तो जब तक दूसरों को नुकसान ना हो तब तक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। किसने कहा ये ऑन लिबर्टी में कहा है, किसने? स्टुअर्ट मिल ने, ठीक है, विचारक था। और किसका आया था यह? आधुनिक विचारक था ये। इसने कहा कि जब तक व्यक्ति को स्वतंत्र होनी चाहिए, जब तक कि वो कोई गलत ना करे, ठीक है। दूसरी चीज, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, प्रयोगों के जीवन में और बहुमत का, इसमें कहा है कि बहुमत का सॉरी क्या लिखा हुआ है इसमें समझ में नहीं आ रहा है। व्यक्तित्व का विकास की बात की है इसने, ठीक है, कि किस प्रकार विकास होना चाहिए।
और सरकार की भूमिका कैसी होनी चाहिए इसने बात की, तो इसने शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, श्रमिकों, प्रतिनिधि सरकार की बात की है। ठीक है, प्रतिनिधि सरकार समझ गए होंगे आप, हमने समझाया पहले। और महिलाओं के अधिकार की बात करता है। और अगला देखते हैं अपन, एक और है तो टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन इसने आरक्षण की बात की है। ठीक है, देख लो इसने क्या क्या कहा है। जो इसने कहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब कि आरक्षण होना चाहिए। इसने नहीं की है आरक्षण की बात। ठीक है, इसने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए जब तक कि वो गलत कार्य ना कर रहा हो, लेकिन इसने कहा कि सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसने महिलाओं की बात भले की है, महिलाओं की बात की है इसने। ठीक है, लेकिन टीएच ग्रीन ने सकारात्मक की बात की। सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब सकारात्मक का शब्द आए ना तो समझ आना आरक्षण की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखना, भलाई राज्य की भूमिका अधिकारों को मान्यता है और उनकी रक्षा करे। राज्य की भूमिका है कि अधिकारियों को मान्यता दे, अधिकारों को, जो भी अधिकार राज्य बनाए ना उनको मान्यता दे और उनकी रक्षा करे। ठीक है, अब एक है होब हाउस। इसने कहा है कि सामाजिक उदारवाद राज्य की सकारात्मक भूमिका, अधिकार और कर्तव्य, अधिकार जो दूसरों से दूसरों से मतलब कि अबे समझना इसको, इस लाइन को, अधिकार होते हैं ना, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिल जाएगा, अधिकार मिलेंगे सभी को। ठीक है, तो जब तक जब तक दूसरे के प्रभावित ना हो, दूसरे के प्रभावित ना हो, समझ गए ना इस लाइन से। जो दूसरा, ऐसा नहीं कि आपको अधिकार मिले आप दूसरे के ऊपर जाकर पत्थर फेंक रहे हो, नहीं, उसको भी वही अधिकार मिले जो, तो आपकी वजह से कोई दूसरा प्रभावित ना हो जाए। ठीक है, दूसरे के साथ गलत ना हो जाए, तब तक ठीक है, अधिकार तब तक ठीक है, ये बात कह रहा है हॉबाउस। ठीक है, इसकी अगली लाइन है, स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन उसमें नियंत्रण होना चाहिए। किसने कहा? हॉबाउस ने कहा। सामाजिक सामंजस्य बिठा मतलब होना चाहिए। ठीक है, सभी के साथ समान होना चाहिए। ठीक है, ये वो बात हो गई, ये कुछ विचारक थे जिनकी बात हो गई। अब कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। अब सकारात्मक की अगर बात करें ना, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो, व्यक्ति का स्वतंत्रता होती है, समानता होती है नागरिक के साथ, लोकतांत्रिक शासन होता है इसमें, कल्याणकारी दृष्टि से राज्य होता है, कानून का शासन होता है, व्यक्ति और राज्य में समान सामंजस्य होता है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिल सकता है इसमें। ठीक है, अब एक राज्य होगा, सरकार होगी, तो आपने देखा होगा ना कितने मतलब कि कोरोना के अंदर देखा होगा तो कहाँ कहाँ से वैक्सीन आई थी हमारे देश में। ठीक है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो गया। तो ये था आधुनिक विचारधारा की बात हो गई, शास्त्रीय विचारधारा को लेकर। अगली क्लास में देखेंगे मार्क्सवाद को, काफी शानदार टॉपिक है वो, और ध्यान इसको समझने की कोशिश करना हर एक चीज को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।